बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। वफाकी काबीना में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं और एक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब का जो एक इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू की वजह से काबीना के अंदर बहुत से लोग जो हैं उन्होंने आज एक दूसरे के साथ बहुत शिकवा शिकायत किया। और शिकवा शिकायत कहाँ पे किया? वफाकी काबीना के इजलास में, जिसकी सदारत कर रहे थे वज़ीर आज़म इमरान खान। और वहाँ पर इतलात ये हैं कि फवाद चौधरी साहब जो हैं उनको कहा गया कि आप बेवक्त बातें करते हैं, और असद उमर साहब ने कुछ वहाँ पर सख्त बातें भी की। और भी वहाँ पे बातें हुई हैं। क्या बातें हुई हैं वो आज हम आपको नहीं बताएंगे। कौन बताएगा आपको? आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अरकान पार्लियामेंट। और आज हमने अपने प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे अरकान पार्लियामेंट को दावत दी है जो आपको बहुत अंदर की बात बताएंगे। और जो फवाद चौधरी साहब ने कहा वो तो कुछ नहीं है, लेकिन आज हमारे तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट जो कुछ आपको बताएंगे वो फवाद चौधरी साहब से गुफ्तगू की बहुत आगे की बात है। लिहाजा आज आप ज़रा अपना दिलो जिगर थाम लें और मैं तारुफ करवाता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजा रियाज साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, फैसलाबाद से कौमी असम्बली के रुकन हैं। और जनाब ख्वाजा शराज महमूद साहब बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर 2018 के इलेक्शन में मुंतखब हुए। अभी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। राजा रियाज साहब, परसों आप कौमी असम्बली के इजलास में कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन आपको बोलने नहीं दिया गया। आप क्या कहना चाह रहे थे? जी आमन साहब, शुक्रिया। बात यह है जी कि आपके सामने है कि मुल्क में इस वक्त पेट्रोल लोगों को नहीं मिल रहा, और पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल होने के बावजूद, सस्ता होने के बावजूद शदीद किल्लत है। और उसके ज़िम्मेदार जो लोग हैं, जो मुंतखब लोग नहीं लगाए हुए खान साहब, वो इसके ज़िम्मेदार हैं, लेकिन उनसे कोई पूछ ही नहीं रहा। मैं यही सवाल स्पीकर साहब से पूछना चाहता था। मोटरवे हमारी बनी है, आज तकरीबन 8 महीने हो गए हैं। इनसे पूछ लें, बैठे हैं जनूबी पंजाब के भाई, सखर तक चल रही है, लेकिन उस पर पूरी मोटरवे पे ना कोई पेट्रोल पंप है, ना कोई रेस्टोरेंट है, ना कोई। हर आदमी कोई मुल्तान नीचे उतर के पेट्रोल डलवाता है, कोई लिया नीचे उतर के पेट्रोल डलवाता है। मुल्तान जहाँ आप उन किसी को तो पूछें कि ये मोटरवे चल गई है तो इसके ऊपर जो सहूलतें देने वाला सिस्टम है वो 8 महीने से क्यों नहीं चला। गंदम है, वो अभी गंदम की फसल ख़त्म हुई है तो गंदम का रेट उस मंडियों में 1700-1800 हो गया। थैला ये कहते थे कि हम, जो खान साहब के वज़ीर हैं या मशीर हैं, वो कहते थे कि हम 800 रुपये का देंगे, वो मिल रहा है 1200 रुपये का। तो कोई किसी भी चीज़ पे हुकूमत की गिरफ्त, खान साहब को गलत बयानी की जा रही है, उन्हें झूठ बताया जा रहा है। और ये लोग जो उनके इर्द गिर्द मशीर हैं, जो जिनका कोई हल्का नहीं, जिनके टैची केस हैं, जिस दिन हुकूमत जानी है इन्होंने टैची केस उठाने और बाहर के मुल्क में चले। तो फेस तो हमने अवाम को करना है, इलेक्शन में हमने जाना है, तो हमें तो सारा दिन आके लोग इतने हमारे साथ करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या डिज़र्व है। करप्शन की बात सुन लें, जब पीटीआई की हुकूमत आई, जो करप्शन 10,000 थी वो अब आज 30,000 पे पहुँच चुकी है। और इससे बड़ी बात जो मैं करना चाहता था कि जब से पाकिस्तान बना है आज तक ब्यूरोक्रेसी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई, इतनी स्ट्रांग नहीं हुई जितनी आज है। और खान साहब को मैंने ये खुद भी रिक्वेस्ट की थी कि ये आप मेहरबानी करें, तवाज़ुन पैदा करें सियासी लोगों में और ब्यूरोक्रेसी में। लेकिन तमाम मामलात को हैंडल कर लिया है या उनकी सुपरमेसी हो गई है ब्यूरोक्रेसी। तो जो फवाद चौधरी साहब ने बात कही है वो दुरुस्त कही है, 100% उन्होंने बात दुरुस्त की है। लेकिन एक चीज़ से मुझे इख्तलाफ है कि उन्होंने जहांगीर तरीन साहब का कहा है। जहांगीर तरीन साहब ने 3 दफ़ा ये बात कही थी कि असद उमर को हटाने में मेरा कोई रोल नहीं है, और मैं समझता हूँ कि वो झूठ बोलने वाले आदमी नहीं। अगर उन्होंने किया होता तो वो कहते। तो आप कह रहे हैं कि असद उमर को हटाने में जहांगीर तरीन का कोई रोल ना था। ये मेरे सामने उन्होंने बात की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात की थी, मीडिया में ये बात की थी, और हम 8-10 लोग बैठे थे। उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ का जहाँ मर्जी असद उमर मेरे से कर ले तो उसको हटाने में मेरा कोई रोल नहीं। जी ख्वाजा शराज साहब, आज कौमी असम्बली का जो इजलास था उसमें आपके एक साथी हैं जनूबी पंजाब से हैं, वो मैं चाहता हूं कि आप उनकी बात सुने। आपने सुनी भी होगी लेकिन ज़रा दोबारा सुने। रियाज मज़ारी साहब ने क्या बात की, ज़रा सुने। कोरोना की बात मैं करना चाहता हूं जी। हमारा तहसील या डिस्ट्रिक्ट इस ऐसी जगह पे है
या तो हमें जाके टेस्ट करवाना पड़ता है सक्खर में या मुल्तान में। हमारे तहसील में कोई ऐसी फैसिलिटीज नहीं है। हमारा तहसील है बिल्कुल उधर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। अपना एक साथी दोस्त उसके कुछ 60 भैंसे ले गए हैं, अभी तक वो बेचारा जलील होता फिर रहा है और उसने हमें छोड़ दिया है, हमारी पार्टी को छोड़ दिया। उसने इसलिए छोड़ दिया कि भी वो हमें कहता है या आप नाअहल हैं या आपकी हुकूमत में दम नहीं है। जी ख्वाजा साहब, रियाज मज़ारी साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी आपके करीब ही है, क्या वो दुरुस्त कह रहे हैं? सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ वीर साहब, मैं एक लाइटर नोट पे एक बात आपको सुनाना चाहूँगा। बड़े सगीर में बड़े ज़बरदस्त हुक्मरान मुग़लों में औरंगज़ेब आलमगीर गुज़रे। औरंगज़ेब आलमगीर की एक बेटी थी ज़ैबुन्निसा। वो शायरा थीं, बड़ी पढ़ी लिखी खातून थीं। मख्फी उनका तखल्लुस था। मख्फी बहुत खूबसूरत तखल्लुस, बहुत खूबसूरत तखल्लुस था। और ज़ैबुन्निसा साहिब दीवान शायरा थीं। उनका एक शेर है बड़ा खूबसूरत, ए अंदलीब नादां दम दर गुलू फरोबंद नाजुक मिजाज शाहां ताबे सुखन न दारत। तो गुजारिश ये है कि वो तो बादशाह की बेटी थीं, उन्हें बादशाह के मिजाज का इल्म था। देखिए, गुजारिश ये है कि हम भी एक जमहूरी दौर में इस वक्त ज़िंदा हैं। आप हम सब यहाँ पे जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, यकीनन बातें तो यहाँ पे करनी पड़ेंगी, बातें हो भी रही हैं। जनूबी पंजाब सूबा महाज के जो सरबराह थे मीर बलखशेर मज़ारी साहब, उनका पूरे जनूबी पंजाब में बहुत एहतराम का रिश्ता है। हमारे भी वो बुज़ुर्ग हैं, रियाज मज़ारी साहब उनके साहिबजादे हैं। अगर रियाज मज़ारी साहब की ये फीलिंग्स हैं और उन्हें बयान की हैं तो मेरा ख्याल में उन्होंने ठीक किया है। और मुझे याद है कि उन्होंने मुनाफिकत नहीं की, उन्होंने अपनी फीलिंग्स बयान की, अपनी हुकूमत को कहा कि देखें आप अपनी जो सफ़े हैं उनको सीधा करें, दुरुस्त करें, चीज़ें जो हैं वो ख़राबी की तरफ जा रही हैं। अगर हम यहाँ पे निशानदही करते हैं तो यकीन जाने को हम पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे, हम अपनी हुकूमत को हक़ायक़ बता रहे हैं। अगर हुकूमत में बैठे हुए हमारे वो साथी जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो अनइलेक्टेड हैं, जिन्होंने लोगों को जाके जवाब नहीं देना, हमने लोगों को जवाब देना है, लोग हमारा गिरबान पकड़ते हैं, हम अवामी पॉलिटिक्स करते हैं। यहाँ तक मेरा कोई रेफरेंस नहीं है सिवाय इसके कि मैं जूती घिसा के अपने लोगों से वोट मांग के आता हूँ। अगर लोगों के मसाइल में यहाँ पे उजागर नहीं कर सकता, सर मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, आपकी ज़ुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ लोगों को याद रहता है, लोग उसकी मिसाल देते हैं, लोग कोट करते हैं। अगर आप उनकी नुमाइंदगी नहीं कर सकते और ख़राबी नज़र आ रही है तो आप मुझे बताएं क्या करेंगे। आपके सामने है, मैं हामिद भाई अर्ज़ करूं कि अभी वेरी रिसेंटली पिछले हफ्ते भी लोधरा में पुलिस तशद्दुद से एक बंदे की हलाकत हो गई। आप मुझे बताएं थानों में आज भी क्या होता है? उसी तरह लोग मारे जाते हैं, उसी तरह लोगों पे तशद्दुद होता है, लोग अपनी सच्चाई साबित करने के लिए बदतरीन तशद्दुद के मराहिल से गुजरते हैं, अपनी जानों से जाते हैं, बच्चों के सामने उनके वालिदैन को मार दिया जाता है। होता क्या है यहाँ पे? आप किसी चीज़ को भी सीरियस नहीं ले रहे, लोग तो देख रहे हैं जनाब। आप यकीन जाने हमारा रोमांस है पीटीआई, और हमारा रोमांस, लोगों का रोमांस, यंगस्टर्स का रोमांस, अगर हमारे सामने ही वो ख़त्म हो रहा हो तो यकीनन तकलीफ होगी हमें। लेकिन तो प्राइम मिनिस्टर को जाहिर है हमने ही कहना है। मैं तो एक तो जाहिर है ये मैं कहना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा एक दफ़ा उन्होंने ऐलान किया कि जी मैं पार्लियामेंट की कार्रवाई में खुद आऊँगा। बरतानवी पार्लियामेंट की मिसाल देते हुए उन्होंने फरमाया कि जिस तरह वहाँ पे क्वेश्चन आर में प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्ड करते हैं क्वेश्चन आर को, मैं करूँगा। सर ये हमारे लिए बड़ी खूबसूरत यादें हैं। हम कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अपनी उन तमाम चीज़ों को रिवाइव करें, लोगों का एतमाद बहाल होगा। आपको शिकवा है कि प्राइम मिनिस्टर कौमी असम्बली की कार्रवाई में क्यों नहीं आते? हमें शिकवा है और हम प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करते रहे हैं। मैं अब भी कहूँगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में, देखें सर पॉलिटिशियन की स्ट्रेंथ कहाँ पे है आप मुझे बताएं। पार्लियामेंट के अंदर है। अगर हमारे वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में बैठे हों तो हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा। हम बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ अपनी शिकवा शिकायत, अपनी बातें, और फिर हम वहां पे खड़े हुए, अगर मैंने नंबर भी टांगने हैं तो अपने वज़ीर आज़म के सामने टांगूंगा खड़े होके। वगरना तो सर हाउस में यह सिचुएशन है कि दोनों तरफ की लीडरशिप गायब है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है हामिद मीर साहब
कि अपोजिशन की सफ़ों में भी उनकी लीडरशिप नज़र नहीं आती, हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं होते। आप मुझे बताएं, हम शिकवा करें तो किससे करें? तो कोई वजीर नहीं था आज पूरे दिन में, कोई वजीर। देखिए एक और रिवायत, आपकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास नहीं होता? सर मैं एक और रिवायत आपको, पार्लिमानी पार्टी का इजलास बहुत कम होता है। पिछले इस सेशन के ऊपर तो पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है शाह महमूद साहब ने चेयर किया। देखिए गुजारिश ये है कि शाह महमूद साहब के साथ वो गिला शिकवा तो नहीं हो सकता जो वज़ीर-ए-आज़म के साथ हो सकता है। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म में एक खसूसियत है, वो बात सुनते हैं, बर्दाश्त भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो बर्दाश्त नहीं करते हमारी बात, वो सुनते नहीं हैं। लेकिन अगर हमारी एक्सेसिबिलिटी उन तक बेहतर होगी तो ज़ाहिर है चीज़ें बेहतर होंगी। अच्छा, और जिन खराबियों का अगर हम या हमारे जो बाकी अरकान हैं उन्हें निशानदेही करते हैं तो उनके नोट्स तो लिए जाने चाहिए। आप मुझे बताएं कि मेरा ज़ाहिर है मेरा एक बड़ा एहतराम का रिश्ता है बाबर अवान साहब के साथ, हमारे वो पार्लिमानी अमूर के वज़ीर हैं। अब पिछले दिनों मुझे भी एक वॉकआउट करना पड़ा इस बात के ऊपर कि पार्लिमानी रिवायात हैं हामिद मीर साहब कि अगर एजेंडे के ऊपर कोई चीज़ आपने लगाई है तो उसको आपने पहले लेना है। जनरल डिबेट आप बाद में लेके जाएंगे। उन्होंने कहा लेकिन कॉलिंग अटेंशन नहीं लिया, तो इस पर मैंने जाके स्पीकर साहब को कहा कि स्पीकर साहब क्या मैं उठ के ये रूलिंग आपकी मांगूं अगर हाउस में कि 450 अरकान हैं नेशनल असम्बली और सेनेट के, और आपके एक मुंतखब रुकन जो हैं वो पार्लिमानी अमूर के वज़ीर भी हैं अली मोहम्मद खान साहब, उनकी मौजूदगी में नॉन इलेक्टेड मुशीर जो हैं वो कानून के तहत, किस कानून के तहत कार्रवाई चलाते हैं हाउस की? देखें सर, ये एक सवाल बनता है, हमारे लोगों में ये एतमाद होना चाहिए कि इलेक्टेड एक। तो आप ये बता रहे हैं कि इस वक्त कौमी असम्बली की कार्रवाई जो है वो अली मोहम्मद खान ही चला रहे हैं, वो बाबर अवान साहब चला रहे हैं। अच्छा जी, बाबर अवान साहब चलाते हैं। जाहिर है अगर बाबर अवान साहब चलाएंगे तो जाहिर है एक क्वेश्चन अराइज करता है ना, बाबर अवान साहब बहुत काबिल वकील है, आप उनको लॉ के शोबे में बिठाएं, उनसे वहाँ पे उनकी एक्सपर्टीज से इस्तेफादा करें। पार्लिमानी अमूर में 450 बंदे में से आपको कोई बंदा नहीं मिलता है जो पार्लिमानी अमूर चला सके। अच्छा, लेकिन इसमें अब राजा रियाज साहब ये जो बात कर रहे हैं, आपका इशारा नदीम बाबर साहब की तरफ था, क्योंकि वो हमारे शो में आए थे पिछले दिनों, उन्होंने कहा कि हम 2-3 दिन में मसला हल कर देंगे, तो अभी तक मसला आज तो 10-12 दिन हो गए हैं। हाँ। महीना हो गया मसले को चले हुए। अच्छा, इसमें ये क्या आपकी पार्टी का जो आपके जो साथी हैं कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के, कभी उन्होंने सोचा कि आप मिल के जाके प्राइम मिनिस्टर को अपनी गुजारिशात पेश करें और उनको ये बताएं कि अगर आपके पास एक इलेक्टेड आदमी है, अली मोहम्मद खान पार्लिमानी अमूर का वज़ीर ममलकत है, वो चलाए हाउस को, एक गैर मुंतखब आदमी क्यों चलाए? एक तो ये प्रॉब्लम है कि खान साहब को मिलना काफ़ी मुश्किल काम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि खान साहब से जो बात की जाती है, खान साहब उसको अपने एंगल से लेते हैं। वो जो हम लोग मिलते हैं, उन ख़ास तौर से सियासी लोग जो उनको मिलते हैं, वो उनका थोड़ा सा सोच में वो समझते हैं कि ये जो बात कर रहे हैं शायद कोई ज़ाती मफाद में कर रहे हैं। हालांकि हम जो बात करते हैं वो तरीक़े इंसाफ के मफाद की करते हैं। खान साहब ने 22 साल मेहनत की है और उस 22 साल की मेहनत के बाद आज उनकी पार्टी जो है तबाही की तरफ जा रही है। हम हैं जो उन्हें बताते हैं, बार बार बताते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनके इर्द गिर्द एक ऐसा ग्रो मफाद परस्तों का, लुटेरों का, जिस तरह अपने मफाद की के लिए। लुटेरे का लफ्ज़ कुछ सख्त नहीं है आपने? चलें, जो लोग, ये आप मुझे बताएं कि अपनी ज़ात के लिए एक चीज़ 7,000 रुपये की किलो मिल रही है, उसको अपना टैक्स लगा के लोगों के लिए बंद कर दे और वो 21,000 रुपये किलो बेचनी शुरू कर दे। लेकिन अब मेरा एक आपसे सवाल है जी कि जब चीनी का बहरान पैदा हुआ जी, तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया और उस इंक्वायरी कमीशन ने उनके सबसे काबिल एतमाद साथी जहांगीर तरीन पर सवालात उठा दिए। तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो इमरान खान बड़ा ईमानदार आदमी है, आप कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन बड़ा ईमानदार आदमी है। बिल्कुल, मैं आज भी कहता हूं कि जहांगीर तरीन का उसमें कोई किसी किस्म का, वो रिपोर्ट सारी ले आए, जहांगीर तरीन पर किसी किस्म का उस पर रिपोर्ट में नहीं कि इसने कोई गड़बड़ की। अभी भी वो 68 रुपये में चीनी यूटिलिटी स्टोर को दे रहा है। जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ भी ब्यूरोक्रेसी की साजिश के नज़र हुए हैं वो, और वो कोई वक्त आएगा, ये मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की थी कि आपका एक कीमती साथी है, आप ब्यूरोक्रेसी की वजह से इस सारी चीज़ को खुद देखें, इसको रिव्यू करें। और आज भी मैं ये बात, आप ये इसको हिस्ट्री में रखें, फिर कभी इंशाल्लाह
5-10 साल बाद अगर कोरोना से बच गए तो मैं इंशाल्लाह, आप मुझे कहेंगे कि आप राइट कहते थे, जहांगीर तरीन एक सिंसियर और ईमानदार खान साहब का साथी था जिसको कुर्बानी का बकरा बनाया। ख्वाजा शराज साहब ऐसे बच गए हैं कोरोना से, जी जी, इसलिए उन्होंने एहतियातन जो है वो मास्क लगाया हुआ है। ख्वाजा साहब आपकी मैंने एहतियात का शुक्रिया, आपको बचाने के लिए आपकी मैंने एहतियात मास्क का शुक्रिया, लेकिन आप बच गए हैं वैसे, है ना? जी बिल्कुल जी, मैं अभी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमने सुना है कि आपके काफ़ी साथी अरकान कौमी असम्बली जो हैं वो इसका शिकार हैं और इजलास में नहीं आ रहे। जी, बहुत से जो हमारे अरकान हैं वो तो जाहिर है आप भी मीडिया के ऊपर उनके नाम देख रहे हैं, और कुछ जो हमारे सीनियर कुलीग हैं, मलिक न्याज जखड़ साहब लिया से MNA हैं, मोहतरम ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह साहब हैं, हाजी करामत खोखर साहब हैं, ये काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि प्रॉब्लम का शिकार रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता करे, तमाम दोस्तों को जिनको कोरोना की डिज़ीज़ हुई है। और मैं तो ये समझता हूँ सर कि इसमें मेरे ख़्याल में जितनी भी एहतियात कर लें आप, तो ये एक ऐसा है आपका छुपा हुआ दुश्मन कि ये आपको ढूंढ ही लेता है। अच्छा, और अल्लाह के फजल करम से ही आप इससे बच सकते हैं। अब ये बताएं कि आपका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है जी, पंजाब के चीफ मिनिस्टर का ताल्लुक भी जनूबी पंजाब से है जी, लेकिन आज कौमी असम्बली में भी अगर बोले रियाज मजारी साहब तो उनका ताल्लुक भी जनूबी पंजाब से है, आपका ताल्लुक भी जनूबी पंजाब से है, तो चीफ मिनिस्टर को जनूबी पंजाब से लाने का फ़ायदा नहीं हुआ? सर देखिए, मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ने तो एक जस्ट चॉइस किया ना जी, कि उन्होंने साउथ पंजाब से पार्टी ने ज़्यादा वोट लिए थे, साउथ पंजाब से पार्टी की स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, उन्होंने साउथ पंजाब में चीफ मिनिस्टर दिया। अब कहने को तो प्राइम मिनिस्टर ये कह सकते हैं कि मैंने अगर एक एरिया को, पंजाब के उस एरिया को जहाँ से बहुत ही बेहतर मेजॉरिटी पार्टी को भी मिली, और उस मेजॉरिटी के साथ साथ डिप्रीविएशन का भी एक एलिमेंट था। हमारी तरफ एक चीज़ हमेशा से कही जाती थी कि वी आर डिप्राइव्ड पीपल, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है, हकूक़ नहीं मिले, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मेरे ख्याल में अब तो हम ये नहीं कह सकते हैं, ये गिला नहीं बनता अब हमारा। अगर हमारी चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जाती और फेल्योर सामने आता है, तो इसमें ज़ाहिर है फिर हम सब का कसूर होगा, इसमें आप किसी एक आदमी को ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि चीज़ें अगर बेहतरी की तरफ जाएंगी तो वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब की तवज्जो से जाएंगी। प्राइम मिनिस्टर साहब इंटरवीन करेंगे तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। आप यकीन जाने हाँ मीर साहब, आप चाहते हैं कि पंजाब को मरकज़ से चलाया जाए? सर देखिए, पंजाब को बेशक अगर मरकज़ से चलाना पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर उसमें बेहतरी ला सकते हैं तो ज़रूर चला लें। अच्छा, ज़रूर चला लें, प्राइम मिनिस्टर फैसले खुद कर लें। अगर चीफ मिनिस्टर को पावर्स देते हैं, उनको एब्सोलूट अथॉरिटी मिलती है कि अपने फैसले खुद करें, तो देन रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे फिक्स करके भी एक दफ़ा सारी सूरत हाल देख लें। मुख्तलिफ तजर्बात से हम गुजर रहे हैं। देखें सर, हमें और तो नहीं पता, अपना हम कह सकते हैं कि पंजाब के MNAs जो हैं, जो यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट में हम बैठे हुए असेंबली के अंदर, आप यकीन जाने हमें ऐसा लगता है जैसे हम बिल्कुल आइसोलेटेड हैं। अच्छा, हमें पार्टी जो है वो ओन भी करती है या नहीं करती, क्योंकि देखें यहाँ पे कोई एक ऐसी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं है हमारे लिए कि हम सब इकट्ठे होके अपनी बात पहुँचा सकें, कैथारसिस कर सकें। मैं इसलिए पहले भी जो मैं इजहार कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर अपनी जमात को भी खुद संभालेंगे, हमें भी वो खुद संभालेंगे। देखें, हमारा PTI में उनकी ज़ात के अलावा तो कोई और अट्रैक्शन नहीं है ऐसी कि हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। पाकिस्तान भर के लोग अगर अपने मसाइल के हल के लिए PTI का हिस्सा बने, इमरान खान साहब की कश्ती की सवारी बने, तो सिर्फ इस एतमाद के ऊपर कि खान साहब हमें पार लगाएंगे ना जी, तो मेरे ख्याल में उन्हें खुद संभालना चाहिए इस पूरे रेवड़ को जो इस वक्त यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। और पंजाब में हमने मेजॉरिटी ली है हामिद भाई, ये मेजॉरिटी आप देख लें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो एक बड़ी लंबे अरसे तक उनकी एक इनिंग है पंजाब में, पीपल्स पार्टी मरकज़ में हुकूमत बनाती रही लेकिन पंजाब हासिल नहीं कर सकी है। वो भुट्टो साहब की 70 से 77 के दरमियान की रिजीम के अलावा पंजाब में पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं आई, 50 साल गुजर गए। अगर अल्लाह ने PTI को मौका दिया है तो हमें इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। लोगों ने हमारे ऊपर एतमाद किया है तो हमें डिलीवर करना चाहिए। ये बताएं कि आमिर साहब, एक मैंने बात करनी जी, मैंने आपसे सवाल पूछना जी कि हम मुंतखब नुमाइंदे हैं,
क्या ये बात दुरुस्त है कि हमारी तजलील होनी चाहिए? मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। मैं तो हमेशा से जो मुंतखब अरकान कौमी असम्बली हैं और सेनेटर्स हैं, मैं तो चाहता हूँ और हमेशा कहता हूँ कि उनको तरजीह दी जानी चाहिए। अब मैं आगे आपकी बात का जवाब दूँ। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ कि हमारी तजलील हो रही है। आपकी तजलील होती है? तजलील हो रही है। कौन करता है? हर जगह हो रही है। ब्यूरोक्रेसी दफ्तरों में जाते हैं वहाँ होती है, असेंबली में जाते हैं वहाँ होती है। असम्बली में कौन करता है आपकी तजलील? बस आप समझ लेना। आप वजीरों की तरफ इशारा कर रहे हैं। वजीर तो हमें इंसान ही नहीं समझते। मैंने आपको एक लफ्ज़ कह दिया है कि शराज साहब मुंतखब नुमाइंदे हैं, मैं मुंतखब नुमाइंदा हूँ, MNA हूँ। मैं आपको ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि इस वक्त हमारी तजलील हो रही है और हमारा दिल नहीं करता कि हम दफ्तरों में जाएं, असेंबली में जाएं, लोगों को मिलें, क्योंकि ना हम लोगों का कोई मसला हल कर पा रहे हैं, ना हम लोगों की जो इनफरादी मसले हैं हल कर पा रहे हैं, ना इज्तिमाई मसले हल कर रहे हैं, ना जो उनकी रोज़मर्रा की मुश्किलात हैं वो दूर कर रहे हैं, ना उन्हें सुई गैस में कोई रिलीफ दे रहे हैं, ना हमें बिजली में कोई रिलीफ दे रहे हैं। कोरोना आया है उसमें हमें जिस तरह हमें डिलीवर करना चाहिए था। मेरी अर्ज़ सुन ले, असास प्रोग्राम चला है, हाँ, उसमें यह पाबंदी थी कि MNA नहीं जा सकता उस जगह। अच्छा, तो इससे बड़ी क्या तजलील हो सकती है? MPA नहीं जा सकता वहाँ पे, इससे बड़ी बताएं क्या? अच्छी बात नहीं है वैसे क्यों? कि एहसास प्रोग्राम में MNA MPA की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए ना। मेरी बात सुने, अगर मेरे हल्के में ये अपनी मर्जी का दे रहे हैं, जिस वक्त दे रहे हैं, तो अगर मैं उधर चला जाऊंगा तो कोई जुर्म हो जाएगा। मैंने कोई वहां से वो पैसे उठा के ले आने। इस मामले में ख्वाजा साहब आपका क्या ख्याल है कि एहसास प्रोग्राम में जब थोड़ा सा चेक तकसीम होते हैं तो वो जाना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मेरी एक तो अर्ज़ ये है कि एक मैकेनिज़्म बना, बहुत अच्छा मैकेनिज़्म बन गया। BISP का जो प्रोग्राम चला, जो सोशल सेक्टर के अंदर आपने लोगों को पैसे देने के लिए और उनकी माशी हालत के पेश नज़र उन्हें सपोर्ट किया, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अच्छा, ये प्रोग्राम पहले भी चल रहा था, ये साइलेंटली चल रहा था, लोगों को कार्ड इशू हुए हुए थे और वो अपनी जो इमदाद है जो सरकार की तरफ से उन्हें मिलती थी स्टाइपेंड, वो जाके अपने बैंक से वसूल कर लेते थे। ये तरीक़ाकार बिल्कुल ठीक है, इसको इसी तरह ही होना चाहिए। बिल्कुल हमें नहीं जाना चाहिए। हम वहाँ पे जाके अगर अपने हाथ से दे रहे हैं तो नहीं। राय साहब कह रहे हैं कि सरकारी दफातर में और असेंबली में हमारी तजलील होती है। लेकिन सर, राय साहब का नुक्ता नज़र अपना है, उनके नुक्ता नज़र का एहतराम है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जहाँ पे बंदा हर्ट होता है वो इजहार करता है। राय साहब हमारे सीनियर रुकन हैं और उन्होंने बहुत बेहतर टाइम देखे हैं। पंजाब में वो सीनियर वजीर रहे हैं। हाँ। उन्होंने बड़ा शानदार वक्त गुजारा है जी, और मुझसे तो सीनियर हैं। अच्छा, मैं एक गुजारिश करूँ जी, एहसास प्रोग्राम में देखिए डिस्क्रिपेंसीज हर जगह होती हैं, प्रॉब्लम्स हर जगह आते हैं। हामिद भाई, अगर एहसास प्रोग्राम में कोई चीज़ हम निशानदही करते हैं, सपोज़ मैं आपको एक मिसाल बताऊं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ज़िला कौंसिल के मेंबर हैं, उनको एहसास प्रोग्राम में 12,000 रुपये मिले। ठीक है सर, देखिए ये चीज़ गलत है। जिला कौंसिल के मेंबर को 12,000 रुपये मिले। कई मिसालें। अच्छा, अब गुजारिश ये ना कि ये चीज़ अगर आई ना सामने, हाँ, तो कम से कम ऐसा होना चाहिए कि हमारी इतनी एक्सेस हो कि ये चीज़ें हम हाईलाइट कर सकें। ठीक है, अगर हम हाईलाइट करते हैं कि यार मेंबर जिला कौंसिल 12,000 रुपये ले गया, एक मौजे का जो नंबरदार है वो 12,000 रुपये ले गया, ये भी आप, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, फैक्ट बता रहे हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मौजे का नंबरदार 12,000 ले गया। अच्छा, जब वो ले गया तो मैंने फिर ये, जब मैं वहां पे एक ताज़ियत के लिए गया उनके यहाँ, तो ये मेरी मौजूदगी में ये डिस्कशन होने लगी। तो मैंने कहा जी, मेरी एक खातून ज़िला कौंसिल की मेंबर थी, तो उनके शौहर नामदार के नाम पे पैसे आ गए। वो हंसने लग गए। उन्होंने वहीं पे मेरे बैठे हुए कहा कि ये हमारे इस नौजवान के जो नंबरदार साहब के बेटे थे, उन्होंने कहा इनके भी पैसे आए हुए हैं। देखिए सर, गुजारिश ये है कि ये देखें, गलती हो सकती है, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, ये निशानदही अगर हम करें तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वक्फा लेना जी, और वक्फे के बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। राजा रियाज साहब, जो बातें आप कर रहे हैं, आप बहुत खुल के बातें कर रहे हैं। एहसास प्रोग्राम के बारे में भी ख्वाजा साहब ने बता दिया कि उसमें कुछ गलत लोगों को भी जा रहा है। तो ये जो सूरत हाल है, वुज़रा हजरात जो हैं जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं, और जो भी इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल की जिम्मेदारी जो अपोजिशन पे आयद होती है, आप कह रहे हैं कि ये वुज़रा हजरात जो हैं या आपके साथ अच्छा सलूक नहीं करते, तो फिर अगले इलेक्शन में आपके साथ क्या होगा? बहुत बुरा सलूक होगा।
बहुत बुरा सलूक होगा। लोग हमसे ये सख्त नाराज हैं लोग हमसे। और ये जो वज़रा हैं इनमें से ज़्यादा तो ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना। जो 2-4 लड़ेंगे ना, इनको समझ आ जाएगी। अभी ये हवा में फिर रहे हैं, जब ये ज़मीन पे आएंगे और इनमें से ये तो चेक करें कि अपने हलकों में कितने जाते हैं और अवाम के साथ इनका कितना राब्ता है। हम लोग हैं जिनका हम रोज़ अपने डेरे पे बैठते हैं, 200-400 आदमी को मिलते हैं, उनके मसाइल सुनते हैं। हमें पता है कि अवाम हमारे साथ कितने नाराज़ हैं। हम एक मामूली से मामूली मसला भी जो है वो उनका हल नहीं करा पा रहे। हुकूमत की तरफ से उन्हें कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा। आप ये हकायक हैं, हकायक हम बेहतरी के लिए बता रहे हैं, इससे मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा ही नहीं है। मुझे तो दुख लग रहा है कि इमरान खान की इतनी बड़ी पार्टी, इतनी जद्दोजहद और इतना आवाम का रिस्पॉन्स था, और उसका आज हाल ये हो रहा है कि चंद लोगों ने इसको इस दाने पे ला दिया कि आज रियाज अंसारी साहब ने कहा नहीं कि जो बच्चे एक उम्मीद लेके इमरान खान, लेकिन आप सारी जिम्मेदारी जो है उनके इर्द गिर्द के लोगों पे डाल रहे हैं, तो उनको इर्द गिर्द इकट्ठा तो उन्होंने किया ना। ये तो फिर कप्तान होता है, आप समझ गए ना। तो ख्वाजा शिराज साहब, तो कप्तान की जो टीम है उसमें अगर वो थोड़ी सी तब्दीलियां कर ले तो मामला बेहतर हो सकते सर हैं। मेरे ख्याल में यकीनन इमरान खान साहब को मुझसे ज़्यादा एहसास होगा। अगर मैं कोई बात करूं तो मेरे ख्याल में छोटी मुंह बड़ी बात, वो हमारे लीडर भी हैं, उनको बेहतर चीज़ों का इदराक होगा। और मैं समझता हूँ शायद इस वक्त ऐसी सिचुएशन है कि पॉलिटिक्स तो हो नहीं रही, एक बहुत बड़ी वबा से पूरा मुल्क गुजर रहा है। यहाँ से कुछ चीज़ें बेहतर होंगी तो उम्मीद है पॉलिटिकल फ्रंट पे भी चीज़ों को वो बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह बेहतरी होगी। लेकिन जो मैं हामिद भाई, जो अक्सर मेरा मीडिया में दोस्तों से जब भी बात होती है या असेंबली के अंदर भी, तो यही एक चीज़ हमेशा से कहता रहा हूँ कि रियल इश्यूज़ पे हम लोग बात नहीं करते। रियल इश्यूज़ पे बात ना करना बड़ी ज़्यादती। कौन सा रियल इशू है जिस पे बात होनी चाहिए? सर देखें, हमारे रियल इश्यूज़ हैं कि आप आज गंदम की प्रोक्योरमेंट हुई, गंदम क्यों महंगी हो गई है? हाँ। पाकिस्तान के गोदाम भरे हुए हैं। मैं लास्ट टाइम भी तो प्राइम मिनिस्टर ने इस पे असेंबली इंक्वायरी में- कमीशन बनाया ना प्राइम मिनिस्टर देखें सर, इंक्वायरी कमीशन तो इस गंदम की प्रोक्योरमेंट से पहले बन गया। हाँ। उसकी रिपोर्ट पहले आ गई, और उसकी रिपोर्ट में जो पंजाब के सेक्रेटरी थे फूड के, जिनको रिस्पॉन्सिबल करार दिया गया, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स, ऑनेस्ट तरीन आदमी। लेकिन पंजाब का वजीर खुराक तो फारूक हो गया ना। अच्छा सुन लेना सर, सुन लें। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने फिक्स की सेक्रेटरी खुराक के ऊपर, फेडरल गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरी थे फूड सिक्योरिटी, उनके ऊपर फिक्स हुई। वो भी वन ऑफ द वेरी फाइन ऑफिसर्स। अच्छा अब आगे चलें, गंदम एक रियल इशू है। आप 7 मिलियन टन गंदम प्रोक्योर कर रहे हैं इस साल, जबकि पिछले साल आपने हार्डली इससे हाफ की थी। तब भी आप लोग अगर 1 मिलियन टन इंपोर्ट करने जा रहे हैं इस साल, जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, जिस तरह सुनने में आया, बट नॉट श्योर, अगर वो ये करने जा रहे हैं तो ज़ाहिर है एक सवाल तो उठता है कि इतनी बड़ी प्रोक्योरमेंट करने के बाद भी हम इतना कीमती ज़र मुबादला क्यों ज़ाया करने जा रहे हैं? ठीक है। अगर हम किसान को वक्त के ऊपर उसको एतमाद देते तो हमें तो पिछले 10 सालों में तो हमने गंदम नहीं मंगवाई हामिद भाई। तो फिर अब इस गवर्नमेंट के टैग पे ये चीज आएगी ना कि हमने 1 मिलियन टन बिल्कुल ठीक है, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। आप एक मेरा आखिरी है जी। आपको पता है कि कोरोना की 19 किस्में हैं? ये देखिए, वो देखिए ना, मेरी बात सुन वो लेना। गैर मुंतखिब नहीं है। अच्छा मेरे मुंतखिब है, मेरी वो बात सुनो। आपकी मुंतखिब बहन है। इसको खान साहब को इस चीज को सीरियस लेना चाहिए। हाँ भाई, अच्छा। मैं एक चीज कहना मेरी चाहूंगा। बात सुन लें कि इस तरह जो हो रहा है, उस या अगर एक वजीर वजीर आजम पाकिस्तान के बैठे हुए आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो कौन आउट ऑफ कंट्रोल हुआ? आज मुझे पता चला है कि कैबिनेट में वो जो कराची के हैं, क्या नाम है, फैसल वाडा साहब, सुना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। और ये भी सुनने में आया कि उनको उठा के दूसरे कमरे में ले गए, वो इतने जज्बाती हो गए, इतने गुस्से में आ गए। चलिए, अब आपका दावा है। देखें ये चीजें इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। हुकूमत है। हाँ जी। भाई, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं राय साहब। मैं वो रियल इश्यूज पे कह रहा था कि पूरा पाकिस्तान जो है एक कॉटन के ऊपर रोटी खा सकता है सर। हाँ बिल्कुल। एक कॉटन के ऊपर आप कॉटन को ठीक कर लें, मेरे ख्याल में पूरे मुल्क को ठीक कर लेंगे। अच्छा, फूड सिक्योरिटी वाले बेचारे जब भी ईसीसी में लेके गए हैं कॉटन का केस कि जनाब आप सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करें,
तो वहाँ पे बैठे हुए हमारे वजीर तिजारत या मुशीर तिजारत उठा के बाहर फेंक देते हैं उसको। सर हमने इतना कसूर किया, आप 100 अरब से 208 अरब कर देते हैं एहसास। मुशीर तिजारत है, वजीर तिजारत नहीं है। बस यही है मसला, यही तो मसला। आप भी अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब पे आ गए। सर देखिए मेरी गुजारिश सुने सर, कॉटन की सपोर्ट प्राइस आज मुकर्रर कर दें आप। मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि ये मुल्क का किसान आपको इस अनरेस्ट से निकाल लेगा, इस माशी बुरान से निकाल लेगा। आपके जो रियल इश्यूज हैं इस पे किसी दिन आपके साथ एक और प्रोग्राम करेंगे। फिलहाल मेरे पास वक्त कम है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा शिराज साहब और बहुत बहुत शुक्रिया राजा रियाज साहब। एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद हम जो कोरोना के मामले पे गुलकार फ़ाखर महमूद साहब ने एक नया गाना रिलीज़ किया है, उनके साथ और अदाकार फैसल कुरैशी साहब के साथ बात करेंगे। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। गुलकार फ़ाखर महमूद साहब जो हैं उन्होंने एक नया गाना रिलीज़ किया है और गाना जो है उसमें एक पैगाम है, और पैगाम क्या है इस पे हम फ़ाखर साहब से भी बात करेंगे और पाकिस्तान के नामवर एक्टर फैसल कुरैशी साहब से भी बात करेंगे क्योंकि वो भी उसमें नज़र आ रहे हैं। और उस गाने में आपको बहुत से लोग नज़र आ रहे हैं। तो ये डबल चिन के बारे में गाना है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से आप लोग अगर घर पे बैठे हैं और कोरोना वायरस से बचने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर में पिज़्ज़ा खाएं, बर्गर खाएं और खाते ही चले जाएं और अपना वज़न बढ़ा लें। तो कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए वज़न को कंट्रोल में रखना भी ज़रूरी है और शायद यही फ़ाखर साहब का आइडिया है। लेकिन ये ख्याल उनके दिमाग में कैसे आया इस पे फ़ाखर साहब से भी बात करेंगे और फैसल कुरैशी साहब जो हैं, फैसल कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले फ़ाखर साहब ये बताइए, आप दोनों को खुश आमदेद कहते हैं हम। सबसे पहले ये बताइए कि आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया कि ये गाना बनाना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम फैसल सर। लॉकडाउन को 2 हफ्ते गुजरे थे, मेरे बच्चे खेल रहे थे और मैं पास से गुजरा और मैंने सुना कि वो गा रहे हैं डबल चैन हो गई, डबल चैन। मैंने जाके पूछा ये क्या गा रहे हो? कहते हैं ये हमारा गाना है। मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं हमारा गाना हमने आप पे बनाया है। मैंने कहा वो कैसे? कहते हैं क्योंकि आप सारा दिन व्हाट्सएप करते रहते हैं या नेटफ्लिक्स पे फिल्में देखते रहते हैं या आप टॉक शोज़ देखते रहते हैं या आप खाते जाते हैं, हर वक्त खा रहे हैं या ऑर्डर किया हुआ है या किचन में घुसे हुए हैं, तो और आपकी टमी भी बाहर आ गई है और आपकी डबल चिन भी बाहर आ गई। आपकी डबल चिन पे हमने गाना बना दिया। मैंने कहा लो कर लो गल। फिर उन्होंने मेरे पीछे पड़े, कहते हैं कि जी इसको तो आप गाना बनाएं। अब फिर मैंने थोड़े से, इन्होंने वर्ड्स वगैरह लिख लिए थे, फिर थोड़ा सा पंजाबी उर्दू मैंने बीच में डाला और इनको गाना बना दिया। गाना बना के आपको भी और आप जैसे और भी दोस्त जो हैं उन सबको रिक्वेस्ट की कि यार तुम भी फीचर करो। सब ने कह दिया यस। तो बस जस्ट अ फन सॉन्ग, और मैसेज वही है जो आप कह रहे हैं कि भाई लॉकडाउन है, ये कोई समर वेकेशन नहीं चल रही, ये लॉकडाउन है। कोई ये खुदा न खासा दुनिया कल ख़त्म नहीं हो रही कि एज इफ देयर इज़ नो टुमारो। आप इतना खाओ, इतनी अयाशी करो कि बस आप यही करते चले जाओ। तो अपनी फिटनेस को भी देखें और ये सब चीज़ें भी देखें। तो बस ये पैगाम है सर इस गाने का। अच्छा फैसल कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। आप भी हमें इस गाने में नज़र आ रहे हैं, तो ये सच्ची बताइए कि ये पिछले तो 2-3 महीने गुजरे हैं, इसमें कोई आपने वाकई वज़न बढ़ाया, कोई डबल चिन आई थी या अब गायब हो गई है? अस्सलाम वालेकुम हामिद भाई, फ़ाखर और जितने लोग देख रहे हैं सबको सलाम। एक्चुअली जब फ़ाखर ने मुझे इसका लिंक भेजा कि फैसल ये डबल चिन है, ये कर दे, हमने कर दिया। और फिर मैंने रियलाइज़ किया वाकई शीशे में जाके, मैंने कहा यार ये तो वाकई डबल चिन हो गई है। और हमारा भी यही हाल था कि केक खा रहे हैं। एक तो रमज़ान थे, रमज़ानों में वैसे ही अपने कहते हैं ज़रा खुराक थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हम भी खाए जा रहे थे। और ये गाने को रिकॉर्ड करने के बाद मैंने जब देखा अपने आप को शीशे में, मुझे अंदाज़ा हुआ, मैंने कहा यार अच्छा खासा मुंह बड़ा हो गया। तो मैंने कहा ये सही नहीं है। तो फिर तब से मैंने कहा नहीं बस अब खाना बंद, आज से फुल ऑन डाइट शुरू और साथ में वॉक। तो ये मेरी ये कहानी है। तो ये डबल चिन इसलिए गायब हुई है मेरी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि डबल चिन का गाना जो है उसकी वजह से आप में एक शऊर पैदा हुआ है, एक एहसास पैदा हुआ कि यार वाकई मुंह थोड़ा मोटा हो गया है। तो वैसे टोटका बताएंगे अपने देखने वालों को कि ये आपने पिछले दिनों में कितना वजन कैसे कम किया है? भाईजान टोटकों के चक्कर में ना बड़ा बेड़ा गर्क होता है, टोटकों पे नहीं जाना चाहिए। एक थॉरली फॉलो करना चाहिए, डाइट कंट्रोल करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्रैश डाइट पे चले जाएं, डाइट कंट्रोल करें, साथ में एक्सरसाइज करें। मैं नॉर्मली वीक में 3 दिन
HIT करता हूँ। HIT इज हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, और उसके साथ मेरी यहाँ पे एक ट्रेडमिल रखी हुई है जिसपे मैं कम से कम 45 मिनट और ज़्यादा 1 घंटा जो है वॉक और रनिंग करता हूँ। सो मैंने ऑल्टरनेटिव डेज में ये भी रखा हुआ है, बिकॉज अदरवाइज आपका वेट लूज नहीं होता। सो आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 6 kgs इन लास्ट 24 days। ओ, तो मैं 24 डेज में 6 kg कम किया, बड़ी बात है। तो फाखिर साहब, अब ये बताइए कि ये जो आपका गाना है, ये गाना आपने कल रात को रिलीज किया है, तो आपको क्या फीडबैक आ रहा है, लोग क्या कह रहे हैं आपको? सर फीडबैक तो बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, और लोग यही कह रहे हैं कि वाकई ये तो उन सबकी कहानी है। तो हर कोई कह रहा है कि उसकी अपनी कहानी है, क्योंकि पाकिस्तानी खुश खुराक भी होते हैं, और जब वेले बैठे होंगे लॉकडाउन में तो खाएंगे, यही करेंगे, और इसलिए हर किसी को ये अपना गाना लग रहा है। फैसल की बात को मैं एंडोर्स करूँगा कि वर्कआउट के साथ डाइट ज़रूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि वर्कआउट से ज़्यादा ज़रूरी डाइट है। अगर आपने अपनी खाने पीने में एहतियात नहीं की तो आप बेशक भोलू पहलवान जितनी वर्जिश कर लें, कुछ नहीं होगा। अब मेरी तरह ही रहेंगे। देख लें, मैंने तो गाने के बावजूद डबल चिन अपनी दूर नहीं कर सका मैं। अच्छा, वैसे हामिद भाई आप मुझे बताएं, आप भी तो इस गाने में फीचर कर रहे हैं। सो आपकी क्या एहसासात थे जब फाखिर ने आपसे कहा कि ये डबल चिन आप भी करें? आपने मुझे फंसा लिया है फैसल भाई। असल में जब इन्होंने जब मुझे कहा कि आपका भी मुझे एक दो शॉट चाहिए, तो उस वक्त तो मेरा ख्याल है रमज़ान का महीना चल रहा था, तो वज़न कंट्रोल में था, मैंने बना के दे दिया, हालांकि उस वक्त तो नहीं थी। लेकिन फिर बाद में जैसे रमज़ान ख़त्म हुआ और थोड़ा सा लॉकडाउन भी नरम हो गया, तो उसके बाद फिर मैंगो का सीज़न शुरू हो गया, आम आ गए, तो फिर ज़ाहिरी बात है उसको मैं रजिस्ट नहीं कर सका। आम की वजह से थोड़ा काम मेरा ख़राब हुआ है, लेकिन मैं आपकी एडवाइस पे अमल दरामद करूंगा। नहीं, ये बिल्कुल फाखिर सही कह रहा है। इट्स 70% डाइट एंड 30% एक्सरसाइज। लेकिन गाना बहुत, लेकिन एक बात है वैसे, लेकिन हामिद भाई तो 20 साल से मैं देख रहा हूँ वैसे के वैसे ही हैं माशाल्लाह। चले, ना कोई डबल चेन, ना कोई कुछ, जैसे हैं बिल्कुल वैसे के वैसे। जब वो पुराने शॉट्स भी दिखाते हैं 20 साल पुराने, तो कोई फर्क ही नहीं लगता माशाल्लाह। चलें, आपके दुआया कलमात का बहुत शुक्रिया, और ये आपका हुस्न नज़र है। लेकिन अब ये बताएं कि इसमें बच्चे नज़र आ रहे हैं और बच्चों के स्कूल का भी जिक्र है, उनकी छुट्टियों का भी जिक्र है, तो ये आइडिया तो बच्चों की तरफ से अब आपको आया, तो अब आप रिटर्न में बच्चों को क्या एडवाइस करेंगे, कैसे उनकी छुट्टियां गुजारनी चाहिए उनको? सर, बच्चों की ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो तो चल रही हैं, मंडे से लेके फ्राइडे तक चलती हैं वो, और 4-5 घंटे वो चलता है, तो वो ऑनलाइन एजुकेशन तो उनकी चल रही है। इसी के ऊपर वो उन्होंने बल्कि बोल भी लिखे हैं कि स्कूल की ऑनलाइन एजुकेशन निरी फालतू टेंशन, तो वो उन्होंने लिखे हैं, लेकिन वो पढ़ना पड़ता है, उनको सुबह 8 बजे उठना पड़ता है, फिर वो ऑनलाइन क्लास करते हैं। अब जब तक स्कूल नहीं खुल रहे तब तक तो ये करना पड़ेगा, और ये एजुकेशन इज़ एजुकेशन, तो ऑनलाइन हो या जो भी हो, बहरहाल बच्चों को किसी पासे तो लगाना है, इसलिए ये भी ज़रूरी है। और वो चल रही है उनकी ऑनलाइन एजुकेशन। अल्लाह करे जल्दी जल्दी वबा ख़त्म हो और फिर स्कूल खुले और बिजनेस एज यूजुअल हो, नॉर्मल ज़िंदगी की तरह हम लौटें वापस। अच्छा, अब आखिर में फैसल साहब ये बताइए कि अब आपने काम वाम शुरू कर दिया है, और अगर आपने अपनी शूटिंग वूटिंग शुरू कर दी है, तो उसके लिए आपके प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या है, एहतियाती तदाबीर क्या है आपकी? जी, नॉर्मली हामिद भाई सेट पे हमारे कोई 30 से 40 लोग होते हैं जब हम काम कर रहे होते थे। अब सिर्फ 4 या 5 हैं, इससे ज़्यादा लोग, स्टाफ नहीं होता है हमारा। अगर एक्टर्स ज़्यादा होते हैं तो हम ऐसी लोकेशंस पे काम कर रहे हैं जहाँ पे रूम ज़्यादा अवेलेबल हो, क्योंकि एक कमरे में 2 से ज़्यादा लोग नहीं बैठते। करीब कोई इस तरह से सीन्स हो नहीं रहे, मोहब्बत भी दूर दूर से हो रही है, सारी बातें दूर दूर से हो रही हैं। सो कोशिश ये कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा सेट पे लोगों ने, जो हमारा स्टाफ है, उन्होंने पीपी ड्रेस पहना हुआ है। अपना क्या कहते हैं, हम लोग भी जब रिहर्सल्स कर रहे होते हैं मास्क लगाए हुए होते हैं। जब टेक होती है तब हम दूर होके जो है वो एक छोटा मास्टर देते हैं, उसके बाद हम अपना काम अलग अलग करते हैं। कोशिश कर रहे हैं यार जितना, बिकॉज एंटरटेनमेंट की दुनिया में आपको भी स्टूडियो जाना है, मुझे भी स्टूडियो कहीं ना कहीं जाना है, अपना काम करना है। सो जितना बच सकते हैं कोशिश कर रहे हैं, बच्चे लोगों को एंटरटेनमेंट दें। लोग इतने अपसेट हैं, डिप्रेशन में हैं, उसमें फाखिर का ये गाना आना फैसल भाई, ये तो फिर एक्टिंग ना हुई, ये तो सर्जरी हो गई। ये तो ऐसे जैसे ऑपरेशन थिएटर में आप एक्टिंग कर रहे हैं।
ऐसा ही है आजकल। आजकल आप फ्लाइट में भी जाएं तो आपको लगता है आधे घंटे बाद आपकी किडनी निकल आएगी। हाँ तो वो जिस तरह के ड्रेसेस में होते हैं। सो दिस इज ये हर तरफ यही है। सेट पे अगर हमारे आप आके माहौल देखें तो अचानक से लगता है कि किसी ने पित्ता निकाल लेना है या कोई आंख का ऑपरेशन करने के लिए घूम रहा है। तो ये करना पड़ेगा यार, जिंदगी थोड़ी कंट्रोल करके गुजारना अल्लाह ताला पड़ेगी। से दुआ है कि हम इस गैर मामूली सूरत हाल से जल्द अज जल्द निकल आएँ। आमीन, आमीन। और आपने फैसल कुरैशी साहब एक बड़ी अहम बात की है कि माहौल इस किस्म का बन चुका है कि दूर दूर से मोहब्बत करनी पड़ती है। तो ये जो दूर से मोहब्बत है ये कभी कभी अच्छी भी होती है और पाकीज़ा भी होती है और देरपा भी होती है। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा दौर आया कि दूर दूर से मोहब्बत करें, तो ये भी ज़रा करके देख लीजिए। पहले आपने बहुत करीब करीब से मोहब्बतें की हैं। और सर ये सोशल मीडिया के लिए कोई फिल्म भी नहीं बनती इससे, दूर दूर की मोहब्बत से। हाँ, लेकिन बहरहाल आपने एक अच्छा गाना बना दिया, इसमें हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और फैसल कुरैशी समेत उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने इसमें हिस्सा डाला और मैसेज बहुत अच्छा है। तो फ़ाखिर भाई आपका शुक्रिया, फैसल कुरैशी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।